बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707, उसका अक्टूबर नवंबर 2020 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज से रिलेट करता है उसको हम कर रहे हैं। और इसमें हम इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 27 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएँ तो वहाँ प्ले लिस्ट में एक फ़ोल्डर है, वहाँ ये सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ देखें। आज हम क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कहता है, कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स करंट रेशो। एक कंपनी है जिसने करंट रेशो की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है। ये कहता है करंट रेशो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होती है। करंट रेशो जो है वो होती है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। से फॉर एग्जांपल अगर मैं 50,000 के मेरे एसेट्स हैं और $25,000 की मेरी लाइबिलिटी है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 to 1 हो गया। 2 to 1 का मकसद समझ रहे हैं कि 1 रुपये की लाइबिलिटी पे करने के लिए आपके पास $1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए रादर आपके पास $2 जो हैं वो मौजूद हैं। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। फ़र्ज़ करते हैं ये वैल्यू चेंज हो जाती है। ये वैल्यू कैसे चेंज होती है कि मैं ये करता हूँ कि ये 50,000 जो हैं ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये सेम ऐसे ही रहते हैं 50,000। लाइबिलिटी मेरी कम हो जाती है, लाइबिलिटी कम होकर 20,000 रह जाती है। अब करंट रेशो मेरे पास क्या आएगी, तो 50,000 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, एसेट मेरे सेम है, 20,000 से जब मैं डिवाइड करूँगा, देखें अब ये 2.5 आ गई। 2.5 का मकसद समझ रहे हैं कि $1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए $2.5 मेरे पास अवेलेबल है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का रिलेशनशिप है जो आप समझने की कोशिश करें कि जब करंट लाइबिलिटी आपने कम करी तो रेशो देखें बढ़ गई, 2 से 2.45 हो गया। इसका मकसद ये हुआ कि ये इन्वर्स कौन सा, रिपीट करें, इन्वर्स रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान कि अगर करंट लाइबिलिटी मेरी कम हुई तो मेरी करंट रेशो बढ़ गई। ये आपके सामने मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाया कि करंट लाइबिलिटी अगर कम हो जाएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर आप कम करेंगे और न्यूमरेटर आपका जो है वो फिक्स है, तो आपकी क्या होगा कि करंट रेशो जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। ये आपके सामने। अब इसी एग्जांपल तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज किस तरीके से करते हैं, ये 50,000 के एसेट्स जो हैं, अब इसको यूँ करते हैं कि ये 60,000 के एसेट्स हमारे पास आ गए, फ़र्ज़ कर लेते हैं, और लाइबिलिटी हमारी वही 25,000 की है। तो क्या हुआ, करंट एसेट्स बढ़ गए, 50,000 से 60,000 मैंने करे, लाइबिलिटी सेम है, तो देखें 2.4 हो गया। इसका मकसद हुआ कि करंट एसेट जो है उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसका। और क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि जैसे ही करंट एसेट्स बढ़े तो करंट रेशो भी बढ़ गई। देखें 2 से 2.4 हो गई, आप देख रहे हैं ये। तो करंट लाइबिलिटी इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है, आप याद रखिएगा। और करंट एसेट्स का जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो करंट रेशो बढ़ जाएगी। ये अगर आपकी समझ में आ गया है, और ये इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेशो एनालिसिस के मैंने बहुत सवाल कराए हुए हैं। अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ फ़ोल्डर्स हैं प्लेलिस्ट के अंदर, तो वहाँ जाकर देखें तो पास्ट पेपर्स की एक बहुत बड़ी तादाद आपको सॉल्व की भी मिलेगी। उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेशो एनालिसिस के अगर आप सवाल करें तो इसमें यह कंसेप्ट बार बार पहले भी पूछा है एग्जामिनर ने, स्पेशली पेपर 2 के अंदर, तो वहाँ आप देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। मैंने आपके लिए यहाँ भी रिपीट करा है इसको। अब हम देखते हैं कि ये करंट रेशो देखें बढ़ रही है, 2.3 से 2.4 और 2.5, तो करंट रेशो बढ़ रही है। अब इसकी 2 रीज़न हो सकती हैं, या तो करंट लाइबिलिटीज़ कम हो रही है या फिर करंट एसेट्स बढ़ रहा है, जो मैं समझा के आया हूँ। अब देखते हैं व्हाट वुड एक्सप्लेन द चेंजेस इन द रेशो, कि इस रेशो में जो चेंजेस हो रही है वो इनमें से कौन सी चीज़ उसको एक्सप्लेन कर रही है। इन्वेंट्री इज डिक्रीजिंग, इन्वेंट्री करंट एसेट है, तो करंट एसेट्स डिक्रीज होगा तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, फिर ये रेशो भी डिक्रीज होने चाहिए। हमारे पास ऐसा नहीं है, ये रेशो बढ़ रही है। करंट एसेट्स हमारे पास ज़्यादा हैं और वो बढ़ रहे हैं। पहले $2.3 के एसेट्स थे, $1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए। ईयर 2 के अंदर $2.4 अवेलेबल हैं $1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए, और ईयर 3 के अंदर $2.5 के एसेट मौजूद हैं $1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए। तो इन्वेंट्री करंट एसेट्स है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये इनकरेक्ट चॉइस है। अदर पेएबल आर इंक्रीजिंग,
अदर पेएबल जो है वो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर ये इंक्रीज़ होगा तो इन्वर्स रिलेशनशिप है जो अभी हम पढ़कर आए, तो फिर इसे डिक्रीज़ होना चाहिए, ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसलिए ये चॉइस भी नहीं हुई हमारी। अदर रिसीवेबल आर इंक्रीजिंग, अदर रिसीवेबल हमारे करंट एसेट हैं, करंट एसेट में आता है, और करंट एसेट्स अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अभी हमने समझा है। तो इसका मकसद है चॉइस जो सी है हमारी वो हमारी करेक्ट चॉइस है। 28 में अगर हम देखें तो सी जो हमारे पास चॉइस है वो करेक्ट है। डी क्या कहता है, ट्रेड रिसीवेबल आर डिक्रीजिंग, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो इस रेशो को डिक्रीज़ होना चाहिए, ये रेशो तो इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मकसद हुआ चॉइस सी जो आपकी है वो करेक्ट है। तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। 29 में आते हैं, अ ट्रेडर वांट्स टू इम्प्रूव हिज ग्रॉस मार्जिन, कि एक ट्रेडर जो है अपने ग्रॉस मार्जिन को इम्प्रूव करना चाहता है। हाउ कैन दिस बी डन, ये किस तरीके से हो सकता है। नंबर 1 ऑप्शन है रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। देखिए ग्रॉस मार्जिन जो है वो क्या होता है, सेल्स में से जब लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को, तो जो फिगर आती है उसे कहते हैं ग्रॉस मार्जिन। तो इसका मकसद है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह तो सब नीचे के आएंगे। नीचे आने का मकसद हुआ कि ये तो इसका ताल्लुक नहीं है ग्रॉस मार्जिन से, तो ये चॉइस गलत हो गई। रिड्यूस डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, ये भी अदर एक्सपेंसेस में आएगा, और ग्रॉस मार्जिन में से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर, आपको पता है, तो ये चॉइस भी इनकरेक्ट हो गई। रिड्यूस रेट ऑफ कैश डिस्काउंट अलाउड, कि कैश डिस्काउंट जो है अगर उसको आपने जो है वो अलाउ करा, तो अगर आप इसको, आप तो ग्रॉस मार्जिन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ग्रॉस मार्जिन को इम्प्रूव करने का तरीका ये है, आल्दो जो आप कैश डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट अलाउड जो है वो एक्सपेंस भी है, और अगर समटाइम्स ये करते हैं कि उसको डिस्काउंट के अंदर अगर हम सेल्स से भी माइनस करें तो वो भी क्या करेगा, ग्रॉस मार्जिन को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। तो इसका मकसद है ये चॉइस भी आपकी इनकरेक्ट है। रिड्यूस रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसका कंसेप्ट मैं आपको पहले भी पढ़ा कर आया हूँ। 29 के अंदर अगर हम देखें तो ये कंसेप्ट क्या था, मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट जब बल्क के अंदर हम माल बेचते हैं तो फिर हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंटिंग के अंदर, बल्कि उसको इनवाइस के ऊपर सिर्फ शो करते हैं, और वो सेल्स की फिगर को माइनस करता है। तो अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट को कम कर दूंगा तो फिर मेरी सेल्स बढ़ जाएगी। देखिए कैश डिस्काउंट में सेल्स बढ़ नहीं रही है, सेल्स फिर कम होगी मेरी। आ रही है मेरी बात समझ में, कि वो तो फिर डिस्काउंट अलाउड जो है आप सेल्स में से माइनस करेंगे, क्योंकि सेल्स की फिगर तो कम हो गई ना, सेल्स तो आपने वही है लेकिन डिस्काउंट अलाउड आपने दे दिया। लेकिन अगर आप ट्रेड डिस्काउंट को देखें तो ट्रेड डिस्काउंट क्या करेगा, इसकी रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही है। जब इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो जैसे ही आप इसको कम करेंगे तो सेल्स की फिगर क्या होगी आपकी, सेल्स की फिगर आपकी बढ़ जाएगी। तो फिर जब सेल्स की फिगर बढ़ेगी तो फिर हम यहाँ समझ कर आ रहे हैं कि आपका क्या होगा, कि आपका ग्रॉस मार्जिन भी बढ़ जाएगा। तो 29 के अंदर जो डी चॉइस है हमारी, वो फिर हमारी सही चॉइस है। 30 क्वेश्चन के अंदर आते हैं। मीशा प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर हर फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग, के पहले साल की ट्रेडिंग के अंदर वो उसने ये चीज़ें आपको बताई हैं। क्या चीज़ें बताई हैं, सेल्स है 1000 यूनिट्स एट $10 ईच, के 1000 यूनिट्स उसने बेचे $10 ईच के हिसाब से, तो $10,000 की सेल्स हो गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 1000 यूनिट्स $4.50 ईच के हिसाब से, तो $4500 की कॉस्ट हो गई। तो ग्रॉस प्रॉफिट इसका आ गया $5500। आगे कहते हैं इन हर सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेडिंग, दूसरे साल की ट्रेडिंग के अंदर मीशा रिड्यूस द सेलिंग प्राइस, के मीशा ने अपनी जो सेलिंग प्राइस थी जो $10 पहले साल में थी इसको रिड्यूस कर दिया, एंड सोल्ड 1500 यूनिट्स, और 1500 यूनिट्स उसने दूसरे साल में बेचे। हर ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज बाय $250, के इसका दूसरे साल का जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो कम हो गया। ये 5500 था, इसमें $250 को माइनस कर दें तो 5250, कि $5250 जो है इसका ग्रॉस प्रॉफिट है। देयर वॉज नो चेंज इन द कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट के अंदर कोई चेंज नहीं है। कहते हैं व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स इन द सेकंड ईयर ऑफ ट्रेडिंग, के दूसरे साल की ट्रेडिंग के अंदर जो इसकी टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स है वो कितनी है। तो टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स निकालने के लिए देखें जो कॉस्ट है उसकी पर यूनिट प्राइस चेंज नहीं हुई है। तो अगर आप देख रहे होंगे कि अगर ये जो सेल्स है, मिसाल के तौर पे सेल्स आपकी $10,000 की है, तो कॉस्ट अगर इसकी 4500 है,
और ग्रॉस प्रॉफिट इसका सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करके आया। तो अगर मेरे पास कॉस्ट है और ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर मैं इन दोनों को जमा कर लूँ तो भी मेरी सेल्स निकल जाएगी। देख लें 4500 में, अगर 4500 जो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी पहले साल में, उसमें अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट जो 5500 का है इसको प्लस कर दूं, कॉस्ट पे अगर प्रॉफिट को प्लस करूंगा तो सेल्स आ जाएगी। बुनियादी कंसेप्ट है आपका। 10 रुपये की चीज़ है, अगर आपने 8 रुपये, अगर आपने 6 रुपये के अंदर वो चीज़ खरीदी तो प्रॉफिट कितना हुआ, 10 में बेचा 4 का। तो प्रॉफिट को और कॉस्ट को, 6 का जो आपकी कॉस्ट है और 4 का प्रॉफिट, अगर मैं इसको प्लस करूं तो भी 10 पे पहुंच जाऊंगा। तो कॉस्ट मालूम करने के लिए उसने एक आसानी करी है कि वो कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स का पर यूनिट चेंज नहीं है, और बेचे कितने यूनिट्स हैं, 1500। तो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लें आप। 1500 यूनिट्स हैं मल्टीप्लाइड बाई 4.5, तो कितना आ गया ये 1500 मल्टीप्लाइड बाई 4.5, ये 6750, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। इसके अंदर ऐड कर लें ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है देखिए, मैं निकाल कर आ रहा हूँ, क्योंकि उसने कहा था कि सेकेंड ईयर में $250 से वो कम हो गया। तो 5250 ग्रॉस प्रॉफिट है सेकेंड ईयर का। इसमें 5250 प्लस कर दें, ये आता है $12,000। ये नेक्स्ट ईयर की सेल है, सिंपल कैलकुलेशन है। और देखें ये दिया हुआ भी है इसने $12,000, बल्कि सी चॉइस जो 30 है उसके अंदर अगर आप आएँ तो सी चॉइस के अंदर क्या दिया हुआ है, $12,000। तो ये $12,000 आपने कैसे कैलकुलेट करें, सिंपल कंसेप्ट है इसका। कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं हुई है, और यूनिट्स उसने बताए हैं कि कितने यूनिट्स बेचे, तो उसको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लें। ग्रॉस प्रॉफिट उसने आपको समझा दिया था कि जो पहले साल का ग्रॉस प्रॉफिट था उसमें $250 का रिडक्शन है, तो माइनस करके सेकेंड ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें। उस ग्रॉस प्रॉफिट को कॉस्ट में प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगी, सेल्स की फिगर आ गई। जो फिर आपके पास आपने देखा कि जो चॉइस सी है वो आपके पास आ गई। तो ये चॉइस डी नहीं बल्कि सिंपल सा जो है चॉइस। तो ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 30 भी कर लिया। अब 31 में आते हैं। 31 में कहता है ए बी लिमिटेड एंड सी डी लिमिटेड बोथ स्टार्ट्स बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2019 के दोनों ने, ए बी लिमिटेड एंड सी डी लिमिटेड दोनों ने बिजनेस शुरू किया 1 जनवरी 2019 में विद एन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ $1,000, $100,000 के $100,000 से ए बी ने और सी डी दोनों ने काम शुरू किया। नाइदर कंपनी है डेबेंचर और लोन्स के, इनके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, ना डेबेंचर्स हैं ना लोन है इनका, सिर्फ इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है उनके 100,000 के। बोथ कंपनीज हैड द सेम प्रॉफिट इन 2019, दोनों कंपनीज का प्रॉफिट सेम आया है 2019 के अंदर। ओनली ए बी लिमिटेड पेड ए डिविडेंड, सिर्फ ए बी लिमिटेड जो है उसने डिविडेंड पे किया। डिविडेंड की एंट्री क्या पास होती है, डिविडेंड अगर उसने पे किया तो जो प्रॉफिट उसने कमाया होगा उसकी एंट्री पास की होगी, रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करा होगा और डिविडेंड पेएबल को उसने क्रेडिट कर दिया होगा। तो रिटेन्ड अर्निंग जो है, रिटेन्ड प्रॉफिट उसका कम हो गया, क्योंकि जो प्रॉफिट कमाया था उसमें से कुछ पार्ट जो है उसने अपने शेयर होल्डर को, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, उसको मुनाफे की सूरत में दे दिया। तो रिटेन्ड प्रॉफिट जो है वो आपका कम हो गया, और रिटेन्ड प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट बनता है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जैसे अगर कोई अकेला आदमी कारोबार करता है तो उसके शेयर कैपिटल में उसके प्रॉफिट को प्लस करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अंदर रिटेन्ड प्रॉफिट जो जमा होता है, जो प्रॉफिट है बचा हुआ, उसको प्लस कर देते हैं। तो ये आप जहन में रखिएगा। कहता है द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाज कैलकुलेटेड यूजिंग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है कि अगर जो टोटल आपके एसेट्स हैं उसमें से करंट एसेट्स को माइनस कर दें तो फिर जो आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है, या जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है उसके अंदर से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को आप प्लस करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। इस कंपनी के पास तो लॉन्ग टर्म ना डिबेंचर है ना लोन्स हैं, तो सिर्फ शेयर होल्डर्स इक्विटी है। तो और उसके अंदर रिटेन्ड प्रॉफिट प्लस हो जाएगा। कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट AB Limited's return on capital employed is correct when compared to that of CD Limited। जब CD Limited से इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज़ हायर बिकॉज द डिविडेंड रिड्यूस रिटेन्ड अर्निंग्स के जो AB Limited, क्योंकि AB Limited ने
डिविडेंड पे किया है, तो कहता है ए बी लिमिटेड का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है सी डी लिमिटेड के मुकाबले में, क्योंकि इसने रिटेन प्रॉफिट को कम करा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या होता है कि नेट प्रॉफिट, अपना नेट इनकम आपकी आ जाती है और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखें नेट इनकम तो जो भी थी उसको आप रख लें, जो ए बी लिमिटेड है उसका ये कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगा, क्योंकि दोनों का शेयर कैपिटल भी का सेम है, 100,000 प्रॉफिट भी सेम है, लेकिन क्योंकि ए बी लिमिटेड ने जो थोड़ा सा जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड की सूरत में अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया। तो अगर मैं दोनों का कंपेयर करूं, मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लेते हैं ये 5,000 है, 50,000 है, और ये जो है ये 100,000 है, ये समझ लेते हैं सी डी लिमिटेड का है। तो 50,000 का प्रॉफिट था फ़र्ज़ करें, इसको मैं अगर डिवाइड करूं 100,000 से, तो इसका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 0.5 पर शेयर। 0.5 को बल्कि मल्टीप्लाइड कर दें तो आपका 5% इसका आ गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो 50%, बल्कि ये 0.5 आ गया। लेकिन अब अगर ए बी लिमिटेड पे जाऊं तो ए बी लिमिटेड का डेफिनेटली फ़र्ज़ कर लेते हैं 10,000 उसने प्रॉफिट की सूरत में, डिविडेंड की सूरत में दे दिया, तो उसके पास तो ये 40,000 बचेंगे ना, बल्कि 50,000 की इनकम तो उसकी सेम है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो उसका 90,000 है, क्योंकि रिटेन अर्निंग जो है 10,000 की उसने दे दी आपको, किसकी सूरत, प्रॉफिट दोनों का सेम है, देखें 50,000, लेकिन उसने 10,000 जो है ये इसका तो वही शेयर कैपिटल है, सी डी लिमिटेड का 100,000 हम पढ़कर आ रहे हैं, लेकिन इसका ये 90,000 हो गया, क्योंकि इसने 10,000 डिविडेंड की सूरत में दे दिया। रिटेन प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग जैसे कहते हैं, वो शेयर होल्डर्स इक्विटी में प्लस होती है। तो अब ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट अगर मैं इसमें ऐड करूँ मिसाल के तौर पे तो फिर ज़्यादा होगा, लेकिन आप समझ लें कि अगर ये फिगर कम हो जाती है समझने के लिए तो क्या होगा, तो 50,000 को आप डिवाइड जब 90,000 से करेंगे तो ये 0.55 आ जाएगा, और देखें ये 0.5 आया था। बेसिक जो कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपका डिनोमिनेटर अगर कम हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड की सूरत में दे दिया, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगा ए बी लिमिटेड का, और जब इसका कम होगा, जैसे मैंने एग्जांपल से आपको समझाया, तो फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा होगा। तो ये वाला जो पार्ट जो ये कह रहा है इट इज़ हायर, डेफिनेटली ए बी लिमिटेड का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो सी डी लिमिटेड के मुकाबले में ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि इसका कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगा और इनकम दोनों की सेम है, मैंने एग्जांपल से भी आपको समझाया। तो ये आप इसको देख लें। बी पार्ट क्या कहता है, तो इसका जो अगर हम देखें तो 31 का जो ए पार्ट है हमारा वो करेक्ट आंसर है, जो पहले इत्तेफाक से सही हो गया। इट इज़ लोअर, लोअर नहीं होगा, हमने देखा कि ज़्यादा है। इट इज़ लोअर ये भी गलत है, इट इज़ द सेम ये भी इनकरेक्ट है। तो ये तीन चॉइसेस इनकरेक्ट हैं, चॉइस ए जो है वो आपकी करेक्ट है। और लॉजिक उसकी क्या है, लॉजिक उसकी ये है कि जो पैसे रिटेन प्रॉफिट के अंदर थे, रिटेन अर्निंग में थे, उसमें से कुछ पैसे जब आपने दे दिए डिविडेंड की सूरत में, तो कैपिटल एम्प्लॉयड ए बी लिमिटेड का कम था। दोनों की इनकम सेम थी, क्योंकि डिनोमिनेटर जो नीचे आप फिगर लिख रहे हैं वो कम है, तो डेफिनेटली आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा होगा। और वो इसीलिए ज़्यादा होगा क्योंकि डिविडेंड ने कम कर दिया रिटेन अर्निंग को। तो ये सही हो गया। 32 में आ जाएं। विच इंटरेस्टेड पार्टी यूजेज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस टू असेस करंट परफॉर्मेंस एंड प्लान फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़, के कौन सी पार्टी इंटरेस्टेड होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करने में ऑफ ए बिजनेस टू असेस करंट परफॉर्मेंस, के यार करंट परफॉर्मेंस क्या रही है, एंड प्लान फॉर द फ्यूचर एक्टिविटीज़, के फ्यूचर एक्टिविटीज़ के अंदर हमें क्या करना है, कौन सी मिस्टेक्स हमसे हुई है, कहाँ हमें एक्शन लेने हैं, क्या करना है, वो कौन सी पार्टी होगी। क्या बैंक इंटरेस्टेड है? बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके बिजनेस से, सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है, तो उसका परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं।
परफॉर्मेंस से सिर्फ उसका इतना ही लेना देना है कि भाई प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस कमा रहे हैं, लेकिन फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। एम्प्लाई का भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एम्प्लाई तो काम कर रहे हैं, तो प्लान फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़ तो वो नहीं करेंगे। जो एम्प्लाई बैठे हुए हैं वो तो फिर मैनेजर्स को करना होगा जो उनके ऊपर होंगे। गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो टैक्स देते हैं उठा के। अलबत्ता मैनेजर्स जिनकी जिम्मेदारी है इस बिज़नेस को चलाने की, कि जो चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं इस बिज़नेस को, वो ज़रूर देखेंगे कि परफॉर्मेंस क्या रही है, और परफॉर्मेंस के अलावा अगर परफॉर्मेंस सही नहीं है तो फिर उस पर एक्शन भी उनको लेंगे, फ्यूचर एक्टिविटीज़ को भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर हमारा डी पार्ट जो है वो सही है। 33 के अंदर आते हैं, क्योंकि मैनेजर्स को ये एक फ्यूचर प्लान आपका देखना होता है। 33 कहता है द स्पेशल स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉइज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए बिजनेस, कि स्पेशल स्किल्स जो हैं वो एम्प्लॉई की रिकॉर्ड नहीं होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, किसी की एक्सेल बड़ी अच्छी है, किसी की एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी है, तो ये स्पेशल स्किल्स हैं एम्प्लॉई की, लेकिन इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज़ बीइंग अप्लाइड, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। हिस्टोरिकल कॉस्ट ये तो नहीं है, मटेरियलिटी का भी ताल्लुक नहीं है। मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट का मकसद क्या है, अगर हम 33 देखें तो 33 के अंदर क्या होगा कि मनी मेजरमेंट का मकसद है कि वो चीज़ जो मनी फॉर्म के अंदर, करेंसी फॉर्म के अंदर मेजर हो सकती है, उसको हम, क्योंकि हम न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम ये नहीं लिखते कि भाई कम्युनिकेशन स्किल इस कंपनी के लोगों की बहुत अच्छी है तो उसकी रेटिंग इतनी है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें नंबर्स के अंदर चीज़ें देनी होती हैं। तो जब नंबर्स के अंदर हम चीज़ें देंगे तो मनी मेजरमेंट, हर वो चीज़ जो मनी में मेजर हो सकती है, तो ये वाला प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होता है मनी मेजरमेंट। सी पार्ट जो है वो आपका सही है इसके अंदर। तो स्किल, स्पेशल स्किल्स जो हैं उसका ताल्लुक हिस्टोरिकल कॉस्ट से नहीं है, मटेरियलिटी से नहीं है, रियलाइजेशन से नहीं है, ये तीनों गलत हैं। मनी मेजरमेंट आपका सही है। 34 में कहता है हाउ कैन ए बिजनेस कंप्लाई विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या कहती है? प्रूडेंस ये कहती है कि आप अगर फ्यूचर के अंदर जो लॉसेस होने वाले हैं उनको फिर आप अंडर स्टेटेड ना करें। ऐसा ना करें कि अगर कोई चीज़ है तो उसे अंडर द कारपेट छुपा लें। अगर आपको लॉसेस नज़र आ रहे हैं तो फिर उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करें। जैसे उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कि जब एक्सपेक्टेड होता है कि हमें अपने कस्टमर से पैसा नहीं मिलेगा तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं बाकायदा। इनकम स्टेटमेंट डेबिट करते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट कर देते हैं। हालांकि एक्सपेक्टेड है, हो सकता है मिल जाए पैसा, लेकिन हमें नज़र आ रहा होता है तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रूडेंस कंसेप्ट के तहत हम ये काम करते हैं। और ऐसी तरीके से हम कहते हैं कि अगर हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल पर ओवर स्टेटेड हो जाएगा। हालांकि इतना पैसा मिलना ही नहीं है हमें कस्टमर से, एक्सपेक्टेड है हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो एसेट्स की ओवर स्टेटमेंट और एक्सपेंसेस की अंडर स्टेटमेंट जब हम करते हैं तो हम इसको हम कहते हैं कि प्रूडेंस कंसेप्ट है। तो देखते हैं एसेट्स की अवॉइड ओवर स्टेटिंग एसेट्स को हम अवॉइड करते हैं कि ओवर स्टेटिंग हो, बिल्कुल सही है। लॉसेस को ओवर स्टेटिंग हम अवॉइड कर रहे होते हैं, तो लॉसेस को ओवर स्टेट करना नहीं करते कि लॉसेस को ओवर स्टेटेड नहीं, बल्कि हम लॉसेस को अंडर स्टेट करना अवॉइड करते हैं कि लॉसेस हमारे अंडर स्टेटेड ना हो जाए, हम कम रिकॉर्ड ना करते हैं, ज़्यादा का मसला नहीं होता। तो बी पार्ट अगर देखें कि अवॉइड ओवर स्टेटिंग, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ कहता है अवॉइड अंडर स्टेटिंग, बिल्कुल सही है कि हम एसेट्स हमारे ओवर स्टेट ना हो। मैंने आपको ट्रेड रिसीवेबल की एग्जांपल देके समझाया कि अगर मैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अगर कैलकुलेट ना करूं, जो एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में मुझे नहीं मिलेगा, तो मेरा ट्रेड रिसीवेबल ज़्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड हो जाएगा, एसेट मेरा ओवर स्टेटेड हो जाएगा, और इनकम जो है मेरी अंडर स्टेटेड हो जाएगी, लॉस मेरा अंडर स्टेटेड हो जाएगा। तो अंडर स्टेटेड ये वाला पार्ट जो है बी सही है। सी कहता है अवॉइड अंडर स्टेटिंग, ये बिल्कुल गलत है। डी अंडर स्टेटिंग, तो ये दो चॉइस ये है और ए सी डी इनकरेक्ट है। करेक्ट चॉइस जो है आपकी बी है। और बी क्यों है? क्योंकि एसेट ओवर स्टेट नहीं होना चाहिए और लॉसेस जो है वो अंडर स्टेट नहीं होने चाहिए। तो 34 का बी पार्ट हो गया। 35 में आते हैं, व्हाट इज़ नॉट एन एम ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आइए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं
कि ये जो आपकी पूरी दुनिया के अंदर अकाउंटिंग तो पूरी दुनिया में ही हो रही है, डिफरेंट कंट्रीज़ में होती है। अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करें जिसके ऑपरेशंस पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, अगर पाकिस्तान में बैठा हुआ आदमी जो अकाउंटिंग अपने हिसाब से करेगा, इंडिया वाला अपने हिसाब से करेगा, ऑस्ट्रेलिया वाला अपने हिसाब से करेगा, अमेरिका वाला अपने हिसाब से करेगा, और ये बिज़नेसेस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो ये जब कंसोलिडेट होंगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हर आदमी प्रैक्टिसेस अलग अलग होंगी। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बुनियादी पर्पज़ ये था कि जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको रिड्यूस करा जाए, रिलायबिलिटी बढ़े स्टेटमेंट की, कि कंसिस्टेंट हो पॉलिसीज़, ये इसका बेसिक पर्पज़ था, ताकि अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा हुआ आदमी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर पढ़ रहा है तो वो एग्जैक्टली वही समझे कि किसी दूसरी कंट्री वाले ने जो बनाया है, जिस तरीके से बनाया है, वही किसी और को पढ़कर, जिसने ये नॉलेज जिसके पास है, जो जिसको प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, जिसको ये समझ आती है, वो एग्जैक्टली वही समझे जो लिखा हुआ है। आते हैं चॉइसेस के ऊपर। टू इंश्योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन डिफरेंट कंट्रीज़ एग्री, बिल्कुल सही है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो एग्री होने चाहिए। टू इस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेट स्टैंडर्ड्स इन एवरी कंट्री, कि हर कंट्री के अंदर स्टैंडर्ड बना दे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, ये इनकरेक्ट है। व्हाट इज़ नॉट एन एम, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कभी भी एम नहीं था कि हर कंट्री के अंदर जो है स्टैंडर्ड सेट किए जाएँ। एक यूनिफाइड किस्म के स्टैंडर्ड्स हों जो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज़ उन्हीं स्टैंडर्ड को फॉलो करें। तो मेक इट ईजियर टू कंप्लाई कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। टू रिड्यूस द वैरायटी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड, जो मैं बता कर आ रहा हूँ, तो ये तीनों सही हैं, लेकिन बी जो है वो सही नहीं है कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो हर कंट्री के स्टैंडर्ड को सेट करे। तो ये आपने देखा कि चॉइस जो आप बी आपकी सही थी क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर। तो होप आपकी समझ में आया होगा। ये पार्ट हमने विंटर का जो पेपर था, 35 क्वेश्चंस थे, ये आज हमारे इस लेक्चर के अंदर ख़त्म हो गए। तो अक्टूबर नवंबर 2020 का पेपर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर हम 2019 का जो MCQs के पेपर हैं उनको करेंगे। और आई वुड अगेन स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर योर प्रैक्टिस। अकाउंटिंग में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज़ है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, सेकंड आप प्रैक्टिस करें। कंसेप्ट्स आपके बहुत अच्छे भी हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो टेक माई वर्ड्स दैट विल बी, आई वांट टू से, मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट एग्जामिनेशन पेपर इन एग्जामिनेशन हॉल। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेहतर चीज़ जो है वो पास्ट पेपर्स हैं, बिकॉज यू नो द स्टाइल ऑफ द एग्जामिनर के हाउ दे आर सेटिंग the papers and time and again most of the time they are repeating the things। तो बार बार जब आप करते हुए आएंगे you will get confidence and when you get confidence your concepts are clear, तो there is no problem for getting A+ in your exam। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। ये नॉलेज जो हम स्प्रेड कर रहे हैं इसको अपने दोस्तों में भी फैलाएं। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई कमेंट्स है तो बिल्कुल लिखिएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो बताइएगा। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।